जय मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत हम आज 13वें नंबर का वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। ठीक है, आशा है कि आपको बताए गए 12 वीडियो समझ में आए होंगे और उनमें जो कंटेंट दिया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और चलते हैं इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, देखते हैं अपने प्रश्नों पर नजर मारते हैं। पहला प्रश्न क्या है? का किंडिका वाबू बलि पूर्वजों को खुश करने का एक हिंदू अनुष्ठान है। तो पहले आप ये याद रखें कि जो अनुष्ठान का नाम है, अनुष्ठान का नाम क्या है? किंडिका वाबू बलि। ठीक है, ये पूर्वजों के द्वारा मनाया जाता था और ये एक कैसा है? वो है अनुष्ठान, हिंदू अनुष्ठाान है। तो पूछ रहा है ये किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है केरल, गोवा, महाराष्ट्र और मेघालय। तो ये जो अनुष्ठान है इस राज्य का है, केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते वाले अगले प्रश्न की ओर देखें क्या कह रहा है अगला प्रश्न। भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो भोपाल झील का जो निर्माण है वो आपका 11वीं शताब्दी में किया गया था। देखें भोपाल झील के बारे में, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और जो भोपाल है इसे, भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, और बड़े तालाब के पास एक भोजताल झील बहुत ही फेमस है, जो राजा भोजताल झील फेमस है, जो जिसका निर्माण राजा भोज के द्वारा किया गया था। दूसरी बात, राजा भोज यहाँ के राजा थे जिन्होंने इस भोजताल झील के अतिरिक्त धार में एक सरस्वती मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, तो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखें क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संविधान है वो आपका कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और चीजें क्या ली गई हैं? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने PIL लिया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका कहा जाता है। दूसरी बात, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद लिया है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया है। तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली भी है। अगला, यहाँ पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग किया गया है, एवं उस भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। क्लियर है? देखें, अब यहां से लिखा है फ्रांस, तो यहां से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपकी कहां से ली गई है? व्यवस्था आपकी ली गई है फ्रांस से। ठीक है, जो USSR है ये रूस है, यहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। मौलिक कर्तव्य आपका किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उत्तर क्या सही है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इन बातों को भी आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो ईडन गार्डन है, तो पहली बात ईडन गार्डन क्या है? ये क्रिकेट मैदान है, क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पर। तो ईडन गार्डन बहुत ही फेमस मैदान है और ये कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, किसी देश की प्राप्ति प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके से भाग देकर की जाती है। मतलब हमें निकालना है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हमें निकालना है। पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय में यदि मैं जनसंख्या, वहां की पॉपुलेशन का भाग दे दूं, जनसंख्या का भाग दे दूं, तो निकल आएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या राष्ट्रीय आय में टोटल पॉपुलेशन को यदि डिवाइड कर दिया जाए तो एक व्यक्ति की आय यानी प्रति व्यक्ति की आय निकल पाएगी। और ये भी देखें, प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताई थी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है,
दादा भाई नौरोजी ने बताई थी। प्रति व्यक्ति आय के बारे में सबसे पहले बताया था दादा भाई नौरोजी, उनकी किताब 1878 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि अंग्रेज भारत से कितना पैसा ले जा रहे हैं, निकाल करके ले जा रहे हैं, और सबसे पहले प्रति व्यक्ति की आय की गणना भी उन्होंने समथिंग 20 रुपए के आसपास बताई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये 2022 का करंट अफेयर्स का प्रश्न था कि 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष हैं ये उस टाइम पे बनाए गए थे विनीत जोशी। ठीक है, तो विनीत जोशी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है, एक विशेषता है संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, मतलब सेंटर के पास जो होती हैं, सेंटर के पास स्टेट से ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो केंद्र के पास मतलब अगर मैं कह दूं तो पूरी की पूरी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। ये कहां से लिया गया है? ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है, कनाडाई मॉडल से ये चीज ली गई है। ठीक है, जो जापान है, जापानी मॉडल, यहां से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। क्लियर है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहां से ली है। ठीक है, जबकि जो ब्रिटेन है यहां से हमने सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है, यहां से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। जबकि यूएसए से मैंने आपको बताया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लिया गया है, टीआईएल यानी जनहित याचिका ली गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी यूएसए से ही ली गई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है कनाडाई मॉडल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सोडियम निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? तो सोडियम को हमेशा कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यदि सोडियम को खुले में रख दिया जाए तो वायु से क्रिया कर लेगा और विस्फोटक चीजें बना लेगा। ठीक है, और देखें मैंने आपको बताया सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जाता है। और सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है, नहीं तो ये वायु से की उपस्थिति में रख दिया जाए तो वायु से क्रिया कर लेता है और विस्फोटक पदार्थ बना लेता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, देखें निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? जो केंद्रक तो होता है न्यूक्लियस, तो केंद्रक जो होता है, केंद्रक में आपका यहाँ पर केंद्रक है मान लो, और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है, केंद्रक द्रव पाया जाता है, और यहीं पर आपका केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका। ठीक है, केंद्रक में आपका केंद्रिका पाई जाती है, और केंद्रिका में ही आपके क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है? केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो देखिए आपका ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक में डीएनए मौजूद है, इसके अलावा केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, केंद्रिका। ठीक है, और इसी केंद्रिका के अंदर आपके जीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, जीन मिलकर के जीनोम बनाते हैं। और क्या नहीं पाया जाता है? रिक्तिका, वैक्यूम नहीं पाई जाते, क्योंकि ये प्लांट्स पौधों पर पाई जाती है रिक्तिकाएं। दूसरी बात, जीन जो होते हैं इन्हें वंशागति का वाहक कहा जाता है, जीन को कहा जाता है वंशागति का वाहक। ठीक है, और जीन जो हैं ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों को लेकर के आते हैं, जिससे हमारे लक्षण आते हैं। ठीक है, माता पिता के जैसे हम दिखते हैं, ये सिर्फ जीनों के कारण होते हैं। और जीन मिल करके बहुत सारे जीन मिलेंगे तो कहलाएगी जीनोम, कहलाएगा जीनोम कहलाएगा, ये रखनी। ठीक है, और मानव जीनोम परियोजना भी चलाई जा रही है, जिसके अंदर आपका जीनों का अध्ययन किया जा रहा है कि पूरे मानव में जीन कितने होंगे। ठीक है, ये कितने पाए जाते हैं, तो अभी तक 20,500 जीन बताए गए हैं। मतलब हर एक लक्षण, हर एक जीन जो होता है किसी न किसी लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जीन के कारण ही होगा। तो जीन, हर एक जीन जो होता है किसी न किसी लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है, और जीन मिलकर के जीनोम का निर्माण करते हैं। और मानव जीनोम परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें 2005 के बाद भारत भी आपका शामिल हो गया है। ठीक है, और मानव जीनोम परियोजना 1992 के आसपास इसका अध्ययन किया गया था, जिसके अनुसार बताया गया था कि मानव के शरीर में 20,500 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? रिक्तिका, क्योंकि ये प्लांट्स में पाई जाती हैं और पौधों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है रिक्तिकाओं को। ठीक है, वैक्यूम कहलाती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार
निम्नलिखित में से किसे जीता? मतलब 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार किसे मिला था? ये भी करंट का प्रश्न था। ये मिला था अलरमेल वल्ली को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अलरमेल वल्ली। बढ़ते अगले प्रश्न की। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? देखें, ये जबरदस्ती के प्रश्न है। ठीक है, ये किसी को याद नहीं रहते, ये तो केवल तुक्के पे सही किए जा सकते हैं कि पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये होती है 2.43 मीटर। इसका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखें, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है, हरित क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई है? मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। हरित क्रांति के जो जनक हैं, हरित क्रांति के जो जनक हैं, जनक हरित क्रांति के, वो है नॉर्मन बारलॉग। नॉर्मन बारलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के क्या है? जनक। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक का नाम है नॉर्मन बारलॉग, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम है स्वामीनाथन, और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति 60 से 70 के दशक में आई थी, और 1966 के आसपास इसका बहुत तीव्र गति से विस्तार हुआ था, और गेहूं का उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ा था। गेहूं के उत्पादन के लिए फायदेमंद थी ये। गेहूं का उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ा था हरित क्रांति के में। ठीक है, तो हरित क्रांति जो है किस देश में सबसे शुरू हुई थी? मैक्सिको में इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन है मणिपुर, ओडिसी, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो जो सोनल मानसिंह हैं, इन्हें आपका किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर क्या है? ओडिसी। ये भी याद रखें, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के लिए भी फेमस है। ये भरतनाट्यम अच्छा नाचते हैं, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है। फिलहाल इस विषय का राइट आंसर क्या है? ओडिसी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखें, 14 नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल टाइम से भी थे और आज भी है दिल्ली के मुख्यमंत्री। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग, मतलब कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? ठीक है, तो देखें, शुंग वंश जो मगध थे, मगध में सब वंश आ रहे थे। मगध में सबसे पहले आया था हर्यक वंश, फिर आया था शिशुनाग वंश, फिर आया था नंद वंश, फिर आया था मौर्य वंश, फिर आया था शुंग वंश, फिर आया था कर्ण वंश, और फिर आया था सातवाहन वंश। ये है मगध में आने वाले वंशों का क्रम। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो बात किस वंश की कर रहा है? शुंग वंश की। ये है शुंग वंश। तो शुंग वंश के पहले कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश। शुंग वंश के पहले कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश। और मौर्य शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कर्ण वंश। कर्ण वंश आया था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश का संस्थापक था। और मौर्य वंश जो है ये 137 सालों तक चला था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की जो हत्या है ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और एक नए वंश की स्थापना की थी। कौन सा वंश? शुंग वंश। तो यही पूछ रहा है कि शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। आपसे ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कर्ण वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो इसके संस्थापक का नाम था वासुदेव। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इन बातों का आप याद रखें। और शुंग वंश जो था एक ब्राह्मण वंश था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और इनके लिए जो अश्वमेध यज्ञ है ये पतंजलि ने किए। ठीक है, ये एक ब्राह्मण वंश था शुंग वंश। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कराए थे इसने, पतंजलि इनके गुरु थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अटल पेंशन योजना APY पेंशन योजना है जो क्षेत्र के संघों पर केंद्रित है। तो याद रखें, अटल पेंशन योजना अभी भारत सरकार ने शुरू की थी,
के तहत असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनका बीमा हो रहा था, जो 60 साल के जब हो जाएंगे तो आपको 2000, 3000, 4000 आपके प्रीमियम के हिसाब से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये कौन से क्षेत्र के लिए लागू की गई थी? असंगठित क्षेत्र। देखें आपके सामने दो प्रकार के क्षेत्र दिख रहे हैं, एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र कहलाता है जिसमें नियम कायदे सब फिक्स होते हैं, नियम कानून फिक्स होते हैं, इसमें आपको रोजगार से जल्दी निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। तो जिसमें सरकार के नियम लागू होते हैं वो संगठित क्षेत्र कहलाता है, और जिसमें सरकार के नियम लागू नहीं होते हैं ऐसा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र कहलाता है। जैसे संगठित क्षेत्र में के अंतर्गत सरकारी नौकरी यहाँ पर कौन से क्षेत्र में आ जाएगी? संगठित क्षेत्र में आ जाएगी, क्योंकि वहां पर नियम कानून कायदे होते हैं, सरकार के मानक वहां पर लागू होते हैं। असंगठित क्षेत्र में जैसे पान वाला है, चाय वाला है, नाई है, ये कौन से क्षेत्र में आ जाते हैं? असंगठित आ जाते हैं, इनके काम का कोई समय सीमा नहीं होती है, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र? असंगठित क्षेत्र। तो इन्हीं के लिए कौन सी पेंशन लाई गई थी? अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असंगठित क्षेत्र। आशा है कि तुम आप लोगों को संगठित और असंगठित क्षेत्र समझ में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़क के विकास के लिए प्रस्तावित की गई थी? तो आपको पता होगा कि बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बंदरगाहों को भी जोड़ रहा था, तटीय सीमा क्षेत्रों को भी जोड़ रहा था, राज्य की सड़कों को भी जोड़ रहा था। इन सबको जोड़कर के एक परियोजना बनी थी जिसका नाम था सागरमाला परियोजना। और सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह, सड़क, सब कुछ एक दूसरे की क्या हुई थी? कनेक्टिविटी हुई थी। इसका जो राइट आंसर है क्या है? सागरमाला परियोजना, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जनगणना है वो संघ सूची यानी केंद्र सूची का विषय है। जनगणना सेंसन हर 10-10 साल में होती है, सेंसन हर 10 साल में होती है। तो पूछ रहा है 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता कितनी थी? इसका जो राइट आंसर है 82 आपका 14 आपका इसका राइट आंसर है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 82.14%, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? मतलब अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम ऐसा पारित किया था जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी? तो वो अधिनियम था आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट 1878 के तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे इस एक्ट के पारित हो जाने के बाद, ठीक है। तो ये थे आपके 20 प्रश्न, ठीक है। आशा है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और करें, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले तक के लिए।